हेडिंग लगा लीजिए, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि पार्ट ए केवल किस पे है, मैनेजमेंट पे। और मैनेजमेंट को समझने के लिए जो हमें कहानी की शुरुआत करनी है वो ये करनी है कि एक इंसान मैनेज कर सकता है, मैनेजमेंट नहीं कर सकता। आपने कभी खुद की लाइफ के लिए ये नहीं कहा कि मैं मेरी लाइफ को मैनेजमेंट करता हूं। आप हमेशा खुद की लाइफ के लिए क्या बोलते हैं कि मैं मेरी लाइफ को मैनेज करता हूं। तो जब भी मैनेजमेंट वर्ड आता है तो मैनेजमेंट वर्ड आता है ग्रुप के लिए। तो हमारी डेफिनेशन जो बनती है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम हमारे रजिस्टर में। डेफिनेशन लिखिए, ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर हमारी डेफिनेशन बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल at minimum time, at minimum cost. Group of people work together for a common goal at minimum time, at minimum cost. ये सबसे हल्की डेफिनेशन है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करें और एक गोल के लिए ही काम करें और काम इस तरीके से हो कि मिनिमम टाइम पे काम पूरा हो जाए और मिनिमम कॉस्ट में काम पूरा हो जाए, तो उसी चीज को हम मैनेजमेंट बुलाते हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट के भी दो नजरिए हैं। अगर आप मैनेजमेंट के कंसेप्ट की बात करोगे तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट दो तरीके से चलता था। एक चलता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक चलता है जो आज की दुनिया का है, वो है मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो कहता था कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसमें आप दूसरों से काम करवाना जानते हो। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहता था। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट बात क्या करता है कि लोग एक साथ काम करें, एक गोल के लिए काम करें, मिनिमम टाइम पे पूरा करें, मिनिमम कॉस्ट पे पूरा करें। तो ये भी लिख लीजिए कंसेप्ट के नाम पे मॉडर्न। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी। ट्रेडिशनल तो कहता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, एक ऐसी आर्ट जिसमें आप दूसरों से काम करवाना जानते हो। और मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि सारे लोग एक ही गोल के लिए काम करें, मिनिमम टाइम पे काम करें, मिनिमम कॉस्ट पे काम करें। अगर हम हमारी मॉड्यूल की डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे मॉड्यूल में डेफिनेशन यही है, लेकिन इसी को थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में फ्रेज करा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग एंड थ्रू अदर्स to effectively achieve the organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। पल पल बदलते हुए एनवायरमेंट में जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि हमारे कॉमन गोल जो कि क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली
मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट पे अचीव हो सके, और वर्किंग जो है वो क्या हो, एक साथ। इसी चीज को हम क्या बुलाते हैं, मैनेजमेंट। क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय के दम पे चल रही है क्या? आप सिंगल से सिंगल ले लीजिए, छोटा सा छोटा एग्जांपल, डोमिनोज। आप डोमिनोज पे जाते हो, आपको कम से कम 8 जने 10 जने मिलते हैं। 4 जने पिज्जा बनाने वाले हैं, 2 जने ऑर्डर लेने वाले हैं, 4 डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय का टाइम है 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर करके आना। उन 2 लोगों का काम है जल्दी जल्दी ऑर्डर लेना। उन 4 जनों का काम है पिज्जा ऑन टाइम रेडी करना। बनने के बाद 30 मिनट में अगर पिज्जा नहीं पहुंचा तो पिज्जा फ्री है। तो उनके लिए एक डेडलाइन है कि उन्हें ये काम किसमें पूरा करना है, मिनिमम टाइम पे पूरा करना है। और अगर मिनिमम टाइम पे पूरा होगा तो लागत भी, अगर आपने आपके रिसोर्सेज को सही से यूज करा होगा तो काम मिनिमम कॉस्ट पे पूरा होगा। यानी कि अगर मैनेजमेंट की कंसेप्ट की बात करूं तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये कहता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। यानी कि अगर बात करें तो सर मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, अपने आप में एक प्रोसेस है। आगे आप इसके फंक्शन पढ़ेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही 5 चैप्टर हैं जो नाम यहाँ लिखे हुए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 ही अपने आप में क्या बेटा, चैप्टर है। प्लानिंग करने का मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो प्लान करा उसके लिए रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे करने हैं। स्टाफिंग मतलब एम्प्लॉय कैसे आएगा। डायरेक्टिंग उन रिसोर्सेज और एम्प्लॉय से काम करवाना, और कंट्रोलिंग में ये चेक करना कि काम सही से हुआ कि नहीं हुआ। जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, शादी। शादी करनी है तो प्लान करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हलवाई लाना पड़ेगा, पंडित लाना पड़ेगा, फिर शादी होगी, डायरेक्टिंग, और फिर कंट्रोलिंग में पता लगाएंगे कि सफल हुई कि नहीं हुई। बंक मारनी है, प्लान करना पड़ता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। चिप्स तू लाएगा, गाड़ी में ले आऊंगा, सर को बहाना तू मारेगा, जगह डिसाइड करना, फिर बंक मारने जाना, फिर चेक करना कि आनंद आया कि नहीं आया। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हर जगह। हमें ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ना है वो हमने माना, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह, आप इसको सब जगह। आपके घर में मैनेजमेंट होता है, अर्निंग, इनकम जनरेशन पापा संभालते हैं, घर को पूरा संभालने का काम मम्मा का है, हम तो बस पानी मांगते हैं तो पानी लाते हैं। मैनेजमेंट हर जगह। 2 वर्ड जो ये है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इनको आज से ही गांठ बांध लो। जब तक आप बिजनेस स्टडीज 12th की पढ़ोगे ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वर्ड आएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब तो है सही टास्क अचीव कर लेना बिना गोल्स के डुप्लीकेशन करे हुए इन द टाइम फ्रेम। और एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज से उस काम को पूरा कर देना। कोई भी बड़ा आदमी, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कहता कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, वो ये कहते हैं जितने रिसोर्सेज हैं उसमें से बेस्ट क्या निकाला जा सकता है। अगर हम इन दोनों की डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं कि इफेक्टिवनेस का तो मतलब होता है ऑन टाइम काम कंप्लीट करना, जो मैंने आपको लिखाया मिनिमम टाइम, उसका मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस। और जो मैंने आपको लिखाया मिनिमम कॉस्ट, वो क्या है, एफिशिएंसी। अगर आप मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करते हो तो आप एफिशिएंट हो, और अगर आप काम को मिनिमम टाइम पे पूरा करते हो तो आप क्या हो, आप इफेक्टिव हो। यानी चीजों को सही ढंग से करना, चीजों को सही ढंग से करना तो क्या कहलाएगा, इफेक्टिवनेस, कि आप इफेक्टिव वर्कर हो। और अगर आप उसी चीज को जल्दी और कॉस्ट बचा के कर लेते हो तो आप एफिशिएंट वर्कर हो। और ये दोनों होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सर मिनिमम टाइम पे हो जाए, मिनिमम कॉस्ट किया, तेल लगा दो। मकान बनाना है 10 दिन में बन जाए, करोड़ की जगह 2 करोड़ लग जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्योंकि दोनों चीजों में क्या जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ये कहता है इफेक्टिवनेस का तो कि आप ऑन टाइम काम को पहुंचा दो अंजाम तक, और एफिशिएंसी का कहता है कि टाइम और कॉस्ट का कम से कम वेस्टेज हो।
यानी फोकस इफेक्टिवनेस का हमेशा टाइम पे और एफिशिएंसी का हमेशा कॉस्ट पे। ये 4 बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी से गांठ बांध लेना, दिमाग में बिठा लेना। एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिवनेस का मतलब मिनिमम टाइम। 90% बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। वो जैसे उसको बोलते हैं कि इफेक्टिव सर मिनिमम कॉस्ट, जबकि है क्या मिनिमम टाइम। सर एफिशिएंट सर मिनिमम टाइम होता है, नहीं बेटा, क्या होता है मिनिमम कॉस्ट। हमें इन 2 वर्ड्स को हमेशा याद रखना। मैनेजमेंट का मतलब ही तब सार्थक होता है कि जब हम सब काम कर रहे हैं और वो काम कम पैसे में भी पूरा हो गया और कम समय में भी पूरा हो गया, या जितना समय था उतने समय में पूरा हो गया। तो मैनेजमेंट एक पूरी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें पूरा ग्रुप एक साथ काम करता है और इस ग्रुप को कैसे करना है, एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ, मिनिमम कॉस्ट पे और मिनिमम। क्लियर है यहां तक? आगे चर्चा बढ़ाएं। अब दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों के साथ आती है बिजनेस स्टडीज के अंदर, जो मैंने देखा है कि सर याद नहीं होता। तो आपको ये हेडिंग जो बोल्ड में लिखी हुई है, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। आप इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन आपकी लैंग्वेज से लिखो, आपकी फ्रेजिंग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीबीएसई में जब आंसर चेक होते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट बच्चा हेडिंग तो वो मेंशन करे जो बुक में मेंशन हो। और इनको याद रखने का हमारे पास बहुत अलग अलग इलाज है, जिनकी हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी तरीके से याद दिला सकूं मैं। तो अगली हैशटैग लगाइए अपने रजिस्टर में कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के आगे स्लैश करके लिखिएगा फीचर्स। हेडिंग दीजिएगा कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर के आगे स्लैश करके लिखिएगा फीचर्स। और हम बनाएंगे एक फ्लो चार्ट। सेंटर पे लिख दो फीचर, और इस सेंटर को एरो करके इसमें से आप कुछ इस तरीके से एरो निकालते जाना। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना दिया, मतलब सेंटर, यानी कि ऐसे लिख दो आप फीचर्स। और इसमें से हमें यूं एरो निकालना है। ठीक है, एरो उतने निकालने जितने पॉइंट होंगे, ऐसा नहीं ज्यादा एरो निकल जाए। तो स्क्रीन को देखते हुए सबसे पहला लिखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहला एरो निकाल के, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये नीचे कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है पिक्टोरिकल। सबसे पहला लिखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का काम, ये देखो मैं अभी से क्लियर कर देता हूं, अगर आपको डेफिनेशन आती है बेटा तो आप कैरेक्टर्स बना सकते हो, फीचर्स बना सकते हो। और अगर आपको फीचर्स या कैरेक्टर्स याद रहते हैं तो आप डेफिनेशन बना सकते हो। हमने डेफिनेशन में लिखा गया, ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। मॉड्यूल में क्या पढ़ा, वर्किंग विद अदर्स और थ्रू अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी ओवरऑल फोकस किस पे, गोल अचीव करने पर। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग, सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं केवल एक ही मकसद से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो। इसलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मानी जाती है। इस वजह से ही मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में है, अदरवाइज मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर आज सेल्स टीम का टारगेट है कि हमें 200 करोड़ की सेल करनी है, तो ये उनका क्या है, गोल है। और इस गोल के लिए वो मैनेजमेंट हमेशा उन्हें क्या करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है कि बेटा ये करो, ये करो, ये इंसेंटिव करो, ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, इस तरीके से मार्केटिंग करो। यानी मैनेजमेंट हर एफर्ट करता है कि इंडिविजुअल के सारे एफर्ट यूनाइट हो सके। मैनेजमेंट यूनाइट करने की कोशिश करता है, इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है कि एक एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स एक साथ यूनाइट होके चले, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के क्या अचीव हो सके, गोल्स अचीव हो सके। सेकेंड एरो निकाल के लिखिए पर्वसिल। सेकेंड एरो निकाल के लिखिए पर्वसिल।
परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल फिनोमिना। क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट नहीं करती? क्या उनका मैनेजमेंट नहीं होता? क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजमेंट नहीं होता? क्या आप ये कह सकते हो क्या कि शादी में मैनेजमेंट नहीं होता? इवेंट मैनेजमेंट वाला आता है कि नहीं आता? यूनिवर्सल फिनोमिना है। कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट बनाने वाली हो, नॉन प्रॉफिट वाली हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो मैनेजमेंट का सेकंड फीचर बनता है ऑल परवेसिव। तीसरा एरो निकालो, मल्टी डायमेंशनल। ये बिल्कुल मैंने इसलिए पिक्टोरिकल अटैच कर रखा है, ये हमारे लिए रफ रिवीजन में जल्दी रिवाइज करने में भी काम में आएगा। मल्टी डायमेंशनल, आप मूवी देखने जाते हो 2D 3D 5D 11D, ये सब क्या डायमेंशन है? तो ऐसे मैनेजमेंट के भी 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन है? 3। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बुलाते हैं अपन? मल्टी डायमेंशनल। पहला डायमेंशन तो है वर्क का, मैनेजमेंट बाय वर्क का, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में काम है कितना करने के लिए। फिर दूसरा डायमेंशन आता है मैनेजमेंट बाय पीपल का, जिसमें हम ये देखते हैं कि इस काम को करने के लिए लोग कितने हैं। और फिर तीसरा डायमेंशन आता है कंपेयर करने का। अगर काम कम है और पीपल ज्यादा है तो या तो सरप्लस पीपल को हटाओ या फिर काम बढ़ाओ। और अगर लोग कम है, पीपल कम है और वर्क ज्यादा है, तो या तो आप सरप्लस वर्कर को ऐड करो, काम तो कम हो नहीं सकता। तो मैनेजमेंट केवल काम पे, गोल पे फोकस नहीं होता, मैनेजमेंट ये भी चेक करता है कि लोग कितने हैं करने वाले, काम कितना है करने को, और इस चीज को कैसे मैनेज करना है। इसलिए मैनेजमेंट को एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी माना जाता है। फोर्थ लगाइए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने 11th क्लास मैनेज कर ली तो क्या अब मैनेजमेंट खत्म हो गया जिंदगी से? अब 12th क्लास मैनेज करने बैठ गए, 12th मैनेज हो जाएगी तो क्या जिंदगी से मैनेज खत्म हो जाएगा? फिर ग्रेजुएशन को मैनेज करेंगे, ग्रेजुएशन हो जाएगी फिर जॉब को मैनेज करेंगे। 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये फंक्शन मैनेजर हमेशा चलाता रहता है। आपने 11th के लिए प्लान करा, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करे, टीचर्स को स्टाफिंग में लेके आ गए, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, एग्जाम आ गए, कंट्रोलिंग हो गई। अब वापस 12th के लिए नया प्लान शुरू होगा, फिर प्लान खत्म होगा, फिर नया प्लान शुरू हो जाएगा। तो मैनेजमेंट हमेशा एक कंटिन्यूअस सीरीज बनके कंपोजिट फंक्शंस की तरह चलती रहती है। अलग अलग फंक्शन है लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस वजह से मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली परफॉर्म होता जाता। फिफ्थ एरो निकालो, ग्रुप एक्टिविटी। फिफ्थ एरो निकालो, ग्रुप एक्टिविटी। अभी मैंने बात करी, एक सिंगल इंसान तो क्या कहता है, मैं मैनेज करता हूं, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा लोग जहां पर होंगे वो क्या बोलते हैं, हम मैनेजमेंट करते हैं। आप किसी दुकान पे गए, आप मेडिकल स्टोर पे गए, बहुत सारी भीड़ लग रही थी, आपने दवाई मांगी, दवाई मिल गई, मिनिमम टाइम पे मिल गई और सबसे कम कीमत पे दे दी, तो क्या बोलोगे आप, यार इस दुकान का मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, महसूस होता है। आप स्कूल में गए फीस जमा कराने, आपको 2 घंटे वेट करके बिठाया गया, फिर बोला बेटा कल आना, तो आप क्या बोलते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट खराब। लेकिन वही ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन ही फीस जमा हो गया और 2 मिनट में कहा ठीक है बेटा आप क्लास अटेंड करो, तो आप क्या बोलते हैं, टाइम पे काम पूरा होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं है, हेलो मैनेजमेंट कैसे हो, चाय पी लो, मैनेजमेंट केवल महसूस होता है। तो यहां से हमारा अगला पॉइंट बनता है इनटेंजिबल। अगला एरो निकालो, मैनेजमेंट का इनटेंजिबल। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, इसकी प्रेजेंस जो है वो केवल फील करी जा सकती है कि यार यहाँ पर मैनेजमेंट होता है, यहाँ पर मैनेजमेंट है, एग्जिस्ट करता है। एक पॉइंट जम कर गया, मेरे को पता है,
6 पॉइंट इज द डायनेमिक फंक्शन। ये भी एक एरो निकाल लो, टोटल 7 पॉइंट हमारे तैयार होते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या है? अभी हम एक तीसरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे लूंगा। मार्केट में बेटा दो एनवायरनमेंट चलते हैं। एक तो ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, चेंज कर सकता है, जो कि बिजनेस के दायरे में आता है, जिसको बुलाते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको बिजनेस अपने कंट्रोल के हिसाब से चला सकता है। लेकिन एक एनवायरनमेंट और है जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेस को अफेक्ट होता है, जो कि बिजनेस के बाहर का दायरा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है, देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, पॉलिटिकल क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं मार्केट में, इन चीजों को एज अ बिजनेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। नोकिया क्या बोलता है, हमने कोई गलती नहीं करी, फिर भी हम शटडाउन हो गए, क्योंकि हमने ये जो बाहर का एनवायरनमेंट था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके साथ अडेप्ट होने की कोशिश नहीं करी। बड़े से बड़ा इंसान कहता है प्रकृति क्या नियम है, नेचर का रूल है कि ना तो चालाक इंसान ज्यादा समय तक जी सकता है, ना ताकतवर इंसान ज्यादा समय तक जी सकता है। तो कौन जी सकता है? जो चीजों को अडेप्ट करता जाता है। बचपन से सिखाया ना, समय के साथ नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। तो मैनेजमेंट बिजनेस का जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है, वो कोशिश करता है कि हम जो ये समय समय पर जो चीजें बदलती जा रही है, बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते जा रहे हैं, इनको अडॉप्ट कर सके। मारुति सुजुकी ने क्या किया? आम आदमी की नीड है कि वो कार चलाना चाहता है, तो उन्होंने मारुति 800 बनाई। ये कहां से अपॉर्चुनिटी देखने को मिली? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उन्होंने केवल क्या किया, खुद को उस अपॉर्चुनिटी के साथ अडेप्ट कर लिया। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर पाई, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाई। तो टोटल मैनेजमेंट के कितने फीचर होते हैं? 7। अब आपसे मन में सवाल ये आएगा कि सर एक तरीका तो ये है कि या तो इन्हें रट लो, या दूसरा तरीका ये है कि सर स्मार्ट लर्नर बन जाए। तो इसको याद रखने के लिए हम एक कोड लिख लेते हैं, जो कोड हमारे काम में आएगा। कोड लिखिएगा आप, गो गेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप देख रहे हैं मैं कुछ लेटर कैपिटल में लिख रहा हूं, बाकी मैं स्मॉल में लिख रहा हूं। ये डीकोडेड है, जिससे आप क्या याद रख सकते हो? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला आपने क्या लिखा? गोल ओरिएंटेड, तो ये हमारा जी से आ गया गोल ओरिएंटेड। ये दूसरा जी किसको डिनोट कर रहा है? ग्रुप एक्टिविटी। ये आई किसको डिनोट कर रहा है सर? इंटेंजिबल को। सर ये एम किसको डिनोट कर रहा है सर? ये एम डिनोट कर रहा है मल्टी डायमेंशनल को। सर ये पी किसको डिनोट कर रहा है? परवसिव को। सर ये डी किसको डिनोट कर रहा है? डायनेमिक को। और सर ये सी किसको डिनोट कर रहा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। हो गए सातों के सातों कंप्लीट। यानी कि केवल हमें क्या याद रखना है? गो गेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, मल्टी डायमेंशनल, परवसिव, डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियरिफाई है यहां तक? पक्का समझ में आया? तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। आधे बच्चों को उबासियां आ चुकी हैं।
तो आज का सेशन यहीं पे हाफ एन आवर जल्दी छोड़ देते हैं आज, ठीक है, क्योंकि कल भी और अभी झुंडाना बाकी है, आधे तो बेचारे एग्जाम से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, कुछ के तो एग्जाम ही कल पूरे होंगे। तो कल का सेशन आगे बढ़ाएंगे। आपका टास्क क्या है वो तो है ही। तो एनसीईआरटी आज आपको बिजनेस स्टडीज की उठानी है। एनसीईआरटी की खासियत है कि आपको हर चैप्टर की शुरुआत से पहले एक केस स्टडी मिलेगी। जब आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट उठाओगे आपको एचसीएल की केस स्टडी मिलेगी, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, कैसे उन्होंने कंप्यूटर कंपनी को सेटअप किया। और उसके बाद आपको जितना मैंने पढ़ा है ये मैक्सिमम आपको 2-3 पेजेस में आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। आपका टास्क ये है कि एक बार बस ये अपने को नोट्स अपन ने जो लिखा एक बार वो गो थ्रू कर लिया, एक बार मॉड्यूल गो थ्रू कर लिया और एक बार एनसीईआरटी की बुक रीड कर। मैक्स टू मैक्स आपका हाफ एन आवर बिजनेस स्टडीज के चाहिए। अगर आप अभी डेली रूटीन से पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि सर अकाउंट्स 1 घंटा मांगती है, इकोनॉमिक्स 45 मिनट्स मांगती है और बिजनेस स्टडीज केवल हाफ एन आवर मांगती है। लेकिन अगर आप काम को आज से ही टालते जाओगे, कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो फिर वो एक दिन में 18 घंटे पढ़ना तो मेरे हिसाब से उत्कर्ष जैसे के लिए तो वाजिब ही नहीं है कि एक दिन में हो जाए। तो यही है कि डेली रूटीन बनाओ। एटलीस्ट अभी से आप 2-2.5 घंटे जो है 2 से 2.5 घंटे एक सेटिंग लगाओ। कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़े दिन का हो सकता है मन उछल जाए, चंचल हो जाए, क्या अभी से ही लग गए काम करने, लेकिन अगर आपने 20 दिन रूटीन फॉलो कर लिया और ये हैबिट जनरेट हो गई तो आप मान के चलो कि 11th में तो हमने जितने एमसीक्यू करे उतने करे, लेकिन अभी आपको हर शीट पे एमसीक्यू मिलेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हफ्ते के एंड में टेस्ट होने वाला है सैटरडे को, जितना भी इस वीक में पढ़ेंगे उसका, तो उसके हिसाब से भी हमें रेडी गो थ्रू रखना है खुद को। तो मेरी साइड से ये रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड। कल कंटिन्यू करते हैं वापस, सेम टाइमिंग्स 3 to 6। थैंक यू फॉर